Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss about the concept of maintenance under Hindu law. तो आज हम मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। और ये जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है इसको हम दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी जो पहला वीडियो मैं आज बना रही हूँ इसमें हम मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मेंटेनेंस जो है उसका मतलब क्या होता है। अगर हम फैमिली लॉ जो हम जैसे फैमिली लॉ या हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ या आपके फैमिली लॉज में आते हैं, अगर हम फैमिली लॉज में अगर बात करें तो बेसिकली मेंटेनेंस का मतलब होता है एलिमनी और स्पाउसल सपोर्ट। मतलब बेसिकली कुछ आपका जो स्पाउस है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है या कुछ प्रॉपर्टी दी जाती है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड जो है उसको मेंटेन कर सके। फाइन। इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ वन स्पाउस बाय द अदर। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें आपका एक स्पाउस को ऑर्डर किया जाता है कि वो दूसरे स्पाउस को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। ये ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है कि फीमेल जो है वही आपका फीमेल स्पाउस जो है वही आपका मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? मेंटेनेंस वो स्पाउस क्लेम कर सकता है जो कि अपने आप को मेंटेन ना कर सकता हो या जिसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मेल है, मेल के पास में अच्छा खासा मतलब उसका सोर्स ऑफ इनकम भी है और उसके पास में कुछ प्रॉपर्टी भी है, चाहे कुछ भी है ना। मतलब मेल, मान लीजिए मेल ज़्यादा एलिजिबल है या ज़्यादा कैपेबल है मेंटेनेंस देने के, तो वो आपका वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा अपने फीमेल स्पाउस को। और मान लीजिए अगर फीमेल ज़्यादा कैपेबल है, प्रॉपर्टी वाली है, उसके पास में इनकम भी अच्छी है, तो वो एलिजिबल होगी अपने मेल पार्टनर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सेक्शन 24 और सेक्शन 25 जो है उसमें आपका मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इंश्योर्स दैट राइट ऑफ ईच ऑफ द पार्टी इज़ नॉट हैम्पर्ड। तो बेसिकली ये जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ के लिए है कि जो पार्टीज़ हैं उनके राइट्स जो हैं वो किसी तरीके से उनके राइट्स का हनन ना हो या कह सकते हैं उनके राइट्स इफेक्ट ना हो, उनके राइट्स का कोई नुकसान ना हो। तो मेंटेनेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 they comes it is divided into two categories. One is maintenance pendentalized and another is alimony and permanent maintenance. तो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट जो है, पेंडेंटे लाइट, ओके, ये जो है ये सेक्शन 24 में डिस्कस किया है और एलुमनी और परमानेंट मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 25 में डिस्कस किया गया है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट क्या होता है। इसमें देखिए जो मैंने पॉइंट इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट लिटरली मीन्स maintenance provided during the pending of the judicial proceeding or when the case proceedings are pending। तो आप कह सकते हैं कि maintenance pendulite क्या होती है कि this is the type of maintenance that is given to one spouse by that is provided to one spouse by the other spouse when the judicial proceedings are pending or when the case is pending। मतलब जब केस पेंडिंग है या केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस दौरान जो आपका मेंटेनेंस आपका दिया जाता है एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस के ज़रिए, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। तो ये बेसिकली आपका जो मेंटेनेंस दी जाती है वो क्यों दी जाती है, ताकि जो स्पाउस अपने आप को उस दौरान कैपेबल नहीं है मेंटेन करने के लिए, जिसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो जो है अपने आप को मेंटेन कर सके अपने स्पाउस के सपोर्ट के ज़रिए, मतलब उससे जो उसको सपोर्ट मिल रहा है उसके ज़रिए। फाइन। नाउ मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन इज़ ग्रांटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग टू वन पार्टी बाय द अदर पार्टी इफ द पार्टी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट जो मेंटेनेंस होती है ये कब दी जाती है कि जब एक पार्टी
अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है या कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो हिमसेल्फ है चाहे हर सेल्फ है, मतलब चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो उस केस में जब प्रोसीडिंग चलती हैं तो उस दौरान भी उसे कुछ मेंटेनेंस अपने दूसरे स्पाउस से मिलती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। फाइन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेक्शन का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्पाउस हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मीन्स कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो जो स्पाउस अपने आप कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहे। फाइन। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहे उसके दूसरे स्पाउस के ज़रिए। The source of this section is very limited and it facilitates matrimonial proceedings for a spouse who don't have any separate source of income. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो मेंटेनेंस पेरेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेंटेनेंस है दी जाती है एक स्पाउस को, वो क्या करता है कि जब उसकी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मतलब जो उसके विवाह से संबंधित जो भी वाद उसका चल रहा है, प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही है कोर्ट में, उस दौरान जो उसको सपोर्ट मिलता है वो उसकी इस प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट कर देता है उसके लिए। नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करे अगर उसे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगा और उसकी वो खुद भी कैपेबल नहीं है। फाइन। नाउ इट कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड नॉट अदरवाइज। तो बेसिकली मेंटेनेंस पेरेंटल राइट जो है वो सिर्फ तभी क्लेम की जा सकती है जबकि आपका कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपका पेंडिंग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी कोई डिसीजन कोई डिक्री अभी आपका इशू नहीं हुई है कोर्ट के ज़रिए। ठीक है ना। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो होता है वो कौन से फैक्टर्स पे, मतलब कौन डिटरमाइन करता है? देखो उसे कोर्ट ही डिटरमाइन करती है। जो आपका अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो आपका कोर्ट ही डिटरमाइन करती है। ये आपके लेटर सेक्शन में आप मतलब इसमें देखेंगे जो आपका है। तो बेसिकली ये जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक कि जो पार्टीज़ हैं, मतलब जो ये जो इशू अराइज हुआ है, जो भी केस है, जो भी सूट है, इसकी जो पार्टीज़ हैं उनकी पोजीशन, इनकम और उनका स्टेटस क्या है। दूसरा जो क्लेमेंट है, मतलब जो कि क्लेम कर रहा है इसको, ठीक है ना, उसका ना फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड उसका ना रीज़नेबल उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फाइन। उसकी रीज़नेबल वांट, उसकी रीज़नेबल रिक्वायरमेंट क्या है। रीज़नेबल से मतलब है बिल्कुल रीज़नेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लेडी है या कोई आपका जेंट्स बोल रहा है जी मेरे खाने में 50,000 लगता है महीने का, मेरे रहने के लिए मेरे को 30,000 रुपये खर्चा चाहिए, क्लोथिंग के लिए मेरे को 50,000 चाहिए, है ना। तो इस तरीके का अगर भाई अब बोलते नहीं ये रीज़नेबल में नहीं आएगा, ये तो आप लग्जूरियस लाइफ की डिमांड कर रहे हैं। फाइन। तो रीज़नेबल में इतना आएगा कि भाई हाँ कि जितना आपको रीज़नेबल हो। बट हाँ ये बेसिकली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर भाई पार्टी बहुत मोटी पार्टी है, मोटी पार्टी का मतलब है कि पार्टी जो है काफ़ी प्रॉपर्टी वाले, तो उनके खर्चे भी उस तरीके से होंगे, तो वो आपका उसी तरीके से अपनी लाइफ की वांट नीड्स जो है वो बढ़ जाती हैं। फाइन। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बेसिकली जो पर्सन ओब्लाइज है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर और कितने लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं क्लेमेंट के अलावा, मतलब जो क्लेम कर रहा है उसके अलावा और कितने लोग उस पर पर्सनली डिपेंडेंट है। फाइन। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 25 की, जो कि बात करता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग और आफ्टर द इशू ऑफ अ डिग्री। जब डिग्री इशू हो जाती है, ठीक है ना, या आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपका जो मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड की जाती है उसे हम परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है ना, एंड कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो परमानेंट एलिमनी है ये मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और किसी प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी हो सकती है। मनी आप मान लीजिए कोई अमाउंट फिक्स कर दिया है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए देगा या 10 लाख रुपए देगा, तो वो उसको डिवाइड भी कर सकता है कि जो ये मंथली बेसिस पे करेंगे, कि ईयरली बेसिस पे करेंगे, कि बाय ईयरली बेसिस पे करेंगे, है ना। फाइन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द नीडी वुमेन और द डिजर्विंग स्पाउस। देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, नीडी वुमेन एंड डिजर्विंग स्पाउस। मतलब यहाँ सिर्फ फीमेल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर हो सकता है कि वो नीडी पर्सन जो है वो मेल हो, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि जो भी नीडी है, चाहे वो मेल स्पाउस है चाहे फीमेल स्पाउस है, ठीक है ना, उसको एक मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए ताकि
वो बाद में अपना जो बोलते हैं जीवन यापन कर सके, अपनी बोलते हैं ना लाइफ को अपना जी सके। फाइन। द अमाउंट ऑफ एलिमनी कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज ऑफ द आइदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज़ मेड एन ऑर्डर इन द डिग्री। ये ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट ऑफ एलिमनी एक बार फिक्स कर दी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फिक्स होगी, वो अल्टर्ड की जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है। पर ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पार्टीज़ हैं उनके चेंजिंग सरकमटेंसेस पे। फाइन, उनके चेंजिंग सरकमटेंसेस है। मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा ही चेंज हुआ है जिसकी वजह से जो एक पार्टी है जो उसको मेंटेनेंस मिल रही है वो कम है या फिर ज़्यादा है। देखिए ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी को कोई पर्सन है उसको मेंटेनेंस देनी थी और उस टाइम पे उसके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, पर बाद में उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसकी प्रॉपर्टी कहीं चली जाती है, सेल आउट हो जाती है या मॉर्गेज हो जाती है, कुछ हो जाती है ना, वो नहीं दे सकता है, तो एलिमनी का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। फाइन। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसके पास में पहले कम था, बाद में उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो फिर क्या जो क्लेमेंट है वो ज़्यादा की डिमांड भी कर सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।